Assalamu alaikum, dear students. Welcome to mechanics lecture number 15. In this sections, again, we will continue with the dynamics. And dynamics, we will deal with the motion, force, and Newton's second law. So, in this particular lectures, we will continue with the Newton second law of motions. I'm Dr. Parvez Ahmed. So, let's start today's lecture with the Newton second law. तो जिस तरह के आप लोगों ने पहले लेक्चर में स्टडी किया न्यूटन फर्स्ट लॉ, और न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमें पता लगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में बेसिकली होता क्या है, या इसकी जो एक्टिविटी है वो है क्या, या इसकी जो स्टेटमेंट है वो है क्या। तो न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, so that particular object, if that is at rest or in uniform motions and a straight line, so it will continue that particular states. कि अगर कोई नेट फोर्स किसी बॉडी पे रिएक्ट नहीं करता, सो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट की कंडीशन को कंटिन्यू करेगा, या अगर किसी स्ट्रेट लाइन में वो मोशंस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशंस वो कंटिन्यू रखेगा। सो व्हाट इफ नेट फोर्स एक्ट, मतलब अगर क्या है कि अगर कोई नेट फोर्स वो क्या करे, एक्ट करे। सो दैट क्वेश्चन इज आंसर बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स वो रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो इट इज़ फाउंड दैट द नेट फोर्स, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, is not equal to 0. So what will happen as a result of that, the velocity v changes and magnitude and directions are both. तो मतलब उसकी आसान सी सिचुएशन है, अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो हम देखेंगे कि अगर नेट फोर्स वो क्या है, वो किसी बॉडी पे रिएक्ट कर रही है और वो ज़ीरो नहीं है, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। चेंज कैसे होगी? ईदर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस आर बोथ, मतलब उसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा, या तो उसकी मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, या दोनों में वो चेंज आएगा, वेलोसिटी चेंज होगी। So in change in the velocity, we basically denote by delta v, and that change in velocity, that is, we call that the rate of change of velocity, we call that accelerations. So in other words, कि अगर कोई नेट फोर्स बॉडी पे रिएक्ट कर रही है तो उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा, and that change in the velocity we call an accelerations, and that acceleration we denoted by a, and we say that is equal to delta v delta t, that is the rate of change of velocity. Or we can write that if a net force acting on a body produces an accelerations, so we say that summation of forces tend to produce acceleration. I mean, we can write it like this, okay, summation of forces that lead to acceleration, that we denote by a. So Newton's second law experiment show that the net force, that is the summation of force on a body, and the acceleration a of that bodies are related. मतलब जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें ये शो करता है कि जो टोटल फोर्सेस है या नेट फोर्स है वो बॉडी पे रिएक्ट करती है, और उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नेट फोर्सेस आर दोज नेट फोर्सेस, वो क्या है, दे आर बीन रिलेटेड, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सो हाउ आर दे रिलेटेड, वो कैसे रिलेटेड है? सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस, अगेन वी हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट्स, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं। सो दे आर बीन थाउजेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओवर हंड्रेड ऑफ ईयर्स, के सालों से मतलब सदियों से लोगों ने थाउजेंड्स, हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं ये देखने के लिए, and they have found out they have find that okay, for an object of mass m, the accelerations as directly proportional to the force divided by the mass, और इसको हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी, के फोर्स इज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शन टू the force divided by the mass, and this has been the result of thousands of experiments over hundred of years. So the SI system chooses the unit of force, so that this is not just a proportionality but an equations. मतलब ये सिर्फ हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, बल्कि एक क्या है, बल्कि हमारे पास ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और एक इक्वेशंस है
सो वो इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इज दैट, वो इक्वेशन हमारे पास है कि ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ फोर्सेस डिवाइडेड बाय द मास आर। इसका मतलब है कि टोटल फोर्स, ठीक है, जिसको हम नेट फोर्स कहते हैं, कि नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस व्हिच इज इक्वल टू मास टाइम द एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली स्टेटमेंट है या मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस की। यहाँ पर बी रिमेंबर कि न्यूटन सेकंड लॉ is basically the net force. If we have net force on a body, so the acceleration produced on the body will be equal to the mass time the acceleration of that particular force. So net force या इसको हम कहते हैं टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन मास m, ठीक है। सो मास m हमारे पास क्या है? मास या इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए हमारे पास है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ए हमारे पास जो है ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स। कि ये जो ए है, एक्सेलरेशन है, इट इज़ बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स के जो फोर्स एफ है, इसकी जो जो इफेक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शंस को हम ए कहते हैं, या इसको हम एक्सेलरेशंस कहते हैं। मतलब फोर्स की जो इफेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। या हम कहते हैं कि एफ इज़ द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, कि फोर्स जो है ये एक्सेलरेशन की क्या है? एक्सेलरेशन की कॉज, एक्सेलरेशन की वजह है। सो टू एम्फसाइज दैट F and Newton's second law is the total force on the mass m. So your text write that summation of forces is equal to ma. So be remember, sometimes people confuse that. इसको वो सिर्फ force लेते हैं कि if you state that the force is equal to mass time the acceleration, तो ये गलत होगा। यहाँ पर you have to mention that the net force are the total force, ठीक है। नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम द एक्सेलरेशन। और ये बुक में हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। सो बी रिमेंबर द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड मास m। ये वाली जो है ये समेशन f जो हम लिखते हैं, इसका जो बेसिक मतलब है ये क्या है? इट्स मीन दैट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड मास m। इसका मतलब यही है। समेशन बेसिकली मैथमेटिकल सिंबल है जिसकी मीनिंग है सम, और ये हमारे पास बेसिकली है कैपिटल सिग्मा है। सो न्यूटन सेकंड लॉ, बी रिमेंबर्स के न्यूटन सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। सो इसकी हमारे पास कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। जिस तरह हमारे पास नॉर्मली कोई इक्वेशंस होती है और उस इक्वेशंस को हम डिराइव करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल लॉजिक्स, तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी लॉजिक या कोई ऐसी डेरिवेशन नहीं है न्यूटन की सेकंड लॉ को डिराइव करने के लिए। मतलब ये क्या है? सो ये हमारे पास बेसिकली वेक्टर इक्वेशंस है एंड इट होल्ड्स कंपोनेंट्स बाय कंपोनेंट्स, ठीक है। और इसकी जो कंपोनेंट है दैट इज समेशंस ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू mass टाइम द एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशंस। मैथ्स हमारे पास आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है एंड रिमेन कांस्टेंट रहती है। यूनिवर्स में कहीं पर भी मैथ्स मैथ्स की जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है। सो इट मीन्स दैट द फोर्स कंपोनेंट विल ओनली चेंज द एक्सेलरेशन कंपोनेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन भी हमारे पास वेक्टर्स है। सिमिलरली वी हैव द वाई कंपोनेंट्स of the force that is equal to mass time the y components of the accelerations। और इसी तरह हमारे पास है कि the net force along the z axis or the summation of forces along the z axis equal to mass time the accelerations along that particular axis। so this is one of the most fundamental and important law of classical physics। मतलब ये चीज़ आप जानते हैं कि ये हमारे पास फिज़िक्स की सबसे मतलब जो क्लासिकल फिज़िक्स है इसकी सबसे मतलब फंडामेंटल लॉज में से है। अब हम इसको समराइज कैसे करते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी basically equal to the mass time the acceleration produced by that applied forces। मतलब ये कि एक नेट फोर्स हम किसी बॉडी में अप्लाई करते हैं तो वो उसी बॉडी में जो होती है उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है।
और वो जो फोर्स है वो उस जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सो न्यूटन सेकंड लॉ इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड फोर्स. Acceleration is what? Just like we have mentioned that acceleration is proportion to the force and inversely proportion to the mass. Proportion to the force mean that कि डायरेक्टली वेरी करेगी एक्सेलरेशन कि फोर्स जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन इतनी ही ज़्यादा होगी, फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी. इसके मुकाबले में इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मैस कि मतलब है कि मैस हमारे पास क्या है, मैस हमारे पास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन वो ज़्यादा होगी. सो आई टेक अ फोर्स टू चेंज ईदर द डायरेक्शन ऑफ मोशंस और द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब हमारे पास फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करने के लिए. सो मोर फोर्सेस मीन मोर एक्सेलरेशंस. द सेम फोर्स एक्सर्टेड ऑन a more massive object will lead less accelerations. और ये चीज़ हमने पहले भी डिस्क्राइब कर दी कि भारी जिसामत वाले ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक्सेलरेशन उसमें वो क्या होगी, एक्सेलरेशन कम होगी. सो नाउ अ मोर प्रिसाइज डिफिनीशंस ऑफ फोर्स. मतलब जिस तरह शुरू में हमने बात की थी कि फोर्स हमारे पास या तो पुश है या फुल है. अब चूंकि हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया तो अब एक नहायत ही मतलब प्रिसाइज डिफिनीशन जो है वो हमारे पास अब यहाँ पर आ जाती है फोर्स की कि व्हाट इज़ अ फोर्स. सो वी डिफाइन द फोर्स कि फोर्स इज़ बेसिकली एन एक्शन कैपेबल ऑफ एक्सेलरेटिंग एन ऑब्जेक्ट. कि फोर्स हमारे पास बेसिकली क्या है, कि फोर्स हमारे पास बेसिकली एक एक्शन है जो कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है. इन बी रिमेंबर force is a vector and the summation of force is equal to ma as true along each coordinate axis. ठीक है कि मतलब उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये क्या होगा, ये ट्रू होगा. सो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन्स. अब हमारे पास जो डिफिनीशंस है फोर्स की कि फोर्स समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए. सो यूनिट आपको पता है कि मैस की यूनिट केजी है और एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स की जो यूनिट है उसको हम न्यूटन कहते हैं और 1 न्यूटन हमारे पास बराबर है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन ये हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में ये एक डिराइव्ड यूनिट है. बाकी जो मतलब जो सिस्टम है जिस तरह के टेबल में आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ मास एंड फोर्स एंड दिस इज टेबल नंबर 4.1 एंड सारी योर बुक. सो यहाँ पर देखो सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल, सीजीएस सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है. तो यहाँ पर सिस्टम इंटरनेशनल में मास की यूनिट कैलोग्राम्स, फोर्स की है न्यूटन्स, ग्राम्स एंड सीजीएस सिस्टम फॉर मास. और डायन जो है वो फोर्स की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में. और इसी तरह पाउंड जो है वो फोर्स की यूनिट है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में. तो द पाउंड इज यूनिट ऑफ फोर्स नॉट ऑफ मास एंड कैन देयरफॉर बी इक्वेटेड टू न्यूटन्स बट नॉट टू किलोग्राम्स. अच्छा, नाउ लॉस आर डेफिनेशंस के व्हेन इज एन इक्वेशंस a law and when is it just an equations. मतलब अब हमारे पास है कि कब हमारे पास एक इक्वेशन लॉ होगा और कब एक लॉ एक इक्वेशन होगी. तो जस्ट लेट्स डू सम कंपैरिजन. हम एक कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पर देखो हमारे पास ये इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब ये हमारे पास इक्वेशंस है लेकिन बी रिमेंबर इनमें से कोई भी इक्वेशंस मतलब ये क्या है, इनमें से कोई भी इक्वेशन ये लॉ नहीं है. दैट्स व्हाई वी हैव डिस्क्राइब्ड हियर कि इनमें से कोई भी जो इक्वेशन है वो लॉ नहीं है. व्हाई दे आर नॉट लॉ? बिकॉज दीज आर नथिंग जर्नल, these are nothing journal are profound, they are valid for constant accelerations only. ठीक है, इनमें कोई मतलब कोई इतनी गहरी या प्रोफाउंड चीज़ नहीं है और ये सिर्फ ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ होल्ड करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए. ठीक है, सो दे वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ए एंड वी. और इन तमाम के तमाम इक्वेशंस को हमने डिराइव किया है एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से या स्पीड के डिफिनीशन से है. ठीक है, लेकिन जब हम बात करें हैं विद समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए, तो ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है पर न्यूटन सेकंड लॉ,
दिस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ नॉट डिराइव, इसकी डिरिवेशन नहीं है। ये वाली जो ऊपर की इक्वेशन ऑफ मोशंस है, इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन या स्पीड के लिए डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ होल्ड करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, और इसको हम डिराइव करते हैं। जबकि ये जो सेकंड लॉ वाली इक्वेशन है, ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है और ये डिराइव नहीं है, मैथमेटिकली ये डिराइव नहीं है। सो इट हैज़ प्रोफाउंड फिजिकल कंटेंट एंड इज़ वेरी जर्नल, कि इसके बहुत ही ज़्यादा गहरे फिजिकल कंटेंट है, ठीक है। और ये मतलब जर्नल में भी मतलब हर बारी को पता है कि हाउ मतलब ये ओबे होती है। सो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ बेसिकली अ लॉ एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, नॉट ऑन द मैथ्स, किसकी मैथ्स नहीं है, ये जस्ट एन एक्सपेरिमेंट पे बेस करती है, एक्सपेरिमेंटली ये होल्ड करती है। एंड इट इज़ आल्सो द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और ये जो जर्नल इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ की, द साइंटिस्ट मोस्टली बिलीव दैट दिस इज़ द जर्नल डेफिनेशन फॉर द फोर्स, के ये फोर्स की जर्नल डेफिनेशंस है। सो नाउ बाय नोइंग द न्यूटन सेकंड लॉ, you can do some problem, you can solve some example. That is, the first example is estimate the net force needed to accelerate, number one, number A, a 100 kg car at an accelerations that is 1 by 2 time the acceleration of gravity, ठीक है। second is 200 grams apple at a same rate, कि आपने ये जो अननोन क्वांटिटी है नेट फोर्स है, दैट यू हैव टू फाइंड दैट नेट फोर्स। एग्जांपल नंबर 3 में, force to stop a car, I mean what you need to do, you have to calculate this the force that you need to stop the car. What average net force is required to bring a 1500 kg car to rest from a speed of 100 kilometer per hour that correspond to a speed 27.8 meter per second with a distance of 55 meters। मतलब ये quantities given है, इन क्वांटिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।